हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस चैनल में। तो दोस्तों, रेलवे ने ग्रुप डी के एप्लीकेशन फॉर्म लेने शुरू कर दिए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज डिटेल में इसका विश्लेषण करते हैं। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, आप लोग धैर्य बनाए रखें और शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में जो बने रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं डेट ऑफ पब्लिकेशन 22/1/2025 को इसका नोटिफिकेशन आया। और उसके बाद जो ओपनिंग डेट एंड टाइम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन, तो दोस्तों 23/1/2025 को रात के 12 बजे से ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू हो गया है। और ये कब तक चलेगा दोस्तों? तो देखिए, क्लोजिंग डेट यहाँ पे बताया गया है। क्लोजिंग डेट आपका है 22/2/2025 तक, यानी कि फरवरी तक चलेगा दोस्तों। और डेट फॉर एप्लीकेशन फ़ीस पेमेंट आफ्टर क्लोजिंग डेट, तो क्लोजिंग डेट के बाद भी अगर आपको फ़ीस पेमेंट करना है तो आपको 23/2/2025 से 24/2/2025 के रात के 12 बजे तक, 12 बजे मतलब कि इसमें 23:59 दिया, मतलब 11:59 तक आपका लेट फीस पेमेंट हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसको डिटेल में हम पूरा विश्लेषण करते हैं। तो दोस्तों, ये 7th पे कमीशन के हिसाब से ये वैकेंसी आया है। इसका इनिशियल पे दोस्तों 18,000 रुपये इसका सैलरी रहेगा। और इसमें एज लिमिट है दोस्तों 18 से 36 साल तक, यानी कि जो 18 से 36 साल के बीच में वो बिल्कुल इस फॉर्म को भर सकते हैं। टोटल वैकेंसी आया है दोस्तों 32,438 इतना पोस्ट आया हुआ है। अब देखिए दोस्तों, आगे देखते हैं इसमें। तो यहाँ पे बोला गया है दोस्तों कि कैंडिडेट शुड हैव देयर ओन मोबाइल नंबर एंड वैलिड एंड एक्टिव पर्सनल ईमेल आईडी। तो दोस्तों, आपके पास फॉर्म भरने के लिए आपका खुद का मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी होना ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि जो रेलवे है आपको उसी में OTP सेंड करेगा। और कॉल लेटर जब आपका भेजा जाएगा बाद में, तो भी आपके उसी नंबर पे ही आपको मैसेज आएगा। और दोस्तों देखिए, इसमें मेडिकल फिटनेस, तो इसमें कुछ मेडिकल फिटनेस भी है दोस्तों, उसको आगे देखेंगे हम लोग। अब ये दोस्तों नीचे आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे नीचे आते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए फ्री ट्रेवल फैसिलिटी। तो दोस्तों, जो SC ST के कैंडिडेट है, जो ST और SC के कैंडिडेट है, वो उनको अगर कोई दूर सेंटर मिलता है तो वो जो जिसमें भी जाएंगे, ट्रेन वगैरह में जाएंगे, तो उनको बिल्कुल ट्रैवल फैसिलिटी दी जाएगी। उनको फ़ीस, उसमें जो भी खर्चा आएगा वो उनको रिटर्न होगा दोस्तों। अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट। तो दोस्तों देखो, इसमें अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड मांगे गए हैं। A2 A3 B1 B2 C1 C2 कैटेगरी के मेडिकल फिटनेस मांगा गया है। तो दोस्तों A2 में देखिए 6/9 विदाउट ग्लास और नो फॉगिंग टेस्ट है ना। और नियर विजन इसमें बोल रहा है 0.6 होना चाहिए विदाउट ग्लास। और साथ में क्या बोल रहा है दोस्तों कि मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन और मेसोपिक विजन। तो नाइट विजन उनका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कलर टेस्ट में कलर विजन भी उसको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे A3 में भी लगभग वही बोला गया है, 6/9 होना चाहिए विदाउट ग्लास। B1 में तो देखिए दोस्तों 6/9 और 6/12 दोनों मांगा गया है विदाउट ग्लास, है ना। मतलब कि बिना ग्लास के 6/12 तक आप देख सक रहे हैं, मतलब कि आप B1 के लिए फिट है। तो ओवरऑल देखिए दोस्तों, मतलब कि ओवरऑल इसमें कह सकते हैं कि लगभग C1 में आपको 6/12 और 6/18 विदाउट ग्लास बोला गया है। और C2 में 6/12 नील विथ और विदाउट ग्लास, मतलब कि विथ और विदाउट ग्लास। मतलब कि C2 वाले कैटेगरी में, जिसमें C2 मांगा गया है, उसमें आप ग्लास के साथ भी और बिना ग्लास के साथ, मतलब चश्मे के साथ और बिना चश्मे के साथ आपका 6/12 विजन होना चाहिए। तो ओवरऑल देखा जाए तो दोस्तों 6/9 और 6/12 इतना दोस्तों आपका विजन मांगा गया है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसमें आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, नेशनल सिटीजनशिप। तो सिटीजन कहाँ के होना चाहिए दोस्तों? इंडिया का अलाउ किया है, नेपाल का भी अलाउ किया है और भूटान का भी अलाउ किया है। तो अगर आप ये 3 देश के नागरिक हैं, है ना, सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ नेपाल और सिटीजन ऑफ भूटान, तो आप बिल्कुल दोस्तों इसमें
इस फॉर्म को भरने के लिए वैलिड योग्य है। और साथ में दोस्तों यहाँ पे क्या बोल रहा है, अ पर्सन इंडियन ओरिजिन, है ना दोस्तों, अ पर्सन इंडियन ओरिजिन हु हैज़ माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान। तो जो पाकिस्तान चले गए हैं, माइग्रेट हो गए हैं, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीका, केनिया, युगांडा और यहाँ पे तंजानिया, जाम्बिया, मालवी, जायरा ऐसे करके और वियतनाम, इथोपिया, तो ये सब देशों में अगर कोई माइग्रेट हो गया है तो वो भी इसको बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए एज लिमिट, तो एज लिमिट यहाँ पे क्या बोल रहा है, 1/1/2025 के अकॉर्डिंग, है ना। तो 1/1/2025 को आपका उम्र 18 से 33 के बीच में होना चाहिए। ये नॉर्मल जो रेलवे का कंडीशन रहता है उसमें 18 से 33 बोला जाता है, लेकिन ये वाले में आपको 3 साल का छूट दिया गया दोस्तों। इसमें बोल रहे हैं आप 18 से 36 साल, मतलब कि आप 18 से 36 के बीच में है तो बिल्कुल आप ग्रुप डी के फॉर्म को भर सकते हैं। और साथ में देखिए दोस्तों, इसमें जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट है उनको 3 साल का और छोड़ दिया गया है, मतलब कि अगर वो जैसे 36 साल का है दोस्तों तो उसको 3 साल और जोड़ देंगे तो वो 39 ईयर का, अगर कोई 39 ईयर का ओबीसी का कैंडिडेट रहेगा तो बिल्कुल वो दोस्तों फॉर्म भर सकते हैं, है ना दोस्तों। और यहाँ पे देखिए एसटी के लिए उसी तरह से 5 साल का छूट है, एक्स सर्विसमैन है तो उसके लिए भी अलग अलग कैटेगरी में यूआर में 3 साल, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में 6 साल और एससी एसटी में 8 साल का छूट है, इस टाइप से। और कोई पीडब्ल्यूडी का कैंडिडेट है तो पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट के लिए यूआर और ईडब्ल्यूएस में 10 साल, यूआर और ईडब्ल्यूएस में 10 साल और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में 13 साल और एससी एसटी का अगर वो कैंडिडेट है पीडब्ल्यूडी में यानी कि हैंडीकैप्ड है तो और एसटी में आता है तो 15 साल तक के लिए उसको और छूट दिया जाएगा दोस्तों। तो इस टाइप के इसमें एज लिमिट है दोस्तों, इसको आप लोग और रीड कर लीजिए केयरफुली। और यहाँ पे देखिए दोस्तों डेट वाइज अगर बताया गया है तो इसमें 2/1/1989 से 2/1/1986 है ना, यूआर और ईडब्ल्यूएस में जो मिनिमम मतलब जो मैक्सिमम है वो 2/1/1979, मतलब जिनका डेट ऑफ बर्थ 1989 के पहले होगा वो लोग एलिजिबल नहीं होंगे। और वैसे ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में क्या बोल रहा है, 2/1/1986 बोल रहा है दोस्तों। तो अगर 86 से पहले जैसे वो 85 का होगा, है ना, 1985 का कोई कैंडिडेट होगा तो वो क्या हो जाएगा, इसमें डिसक्वालीफाई हो जाएगा, तो ऐसे कैंडिडेट फॉर्म नहीं भरे, है ना दोस्तों। अब इसमें देखिए नीचे आते हैं और अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एग्जामिनेशन फ़ीस, तो एग्जामिनेशन फ़ीस दोस्तों यहाँ पे क्या बोला गया है, जो नॉर्मल कैंडिडेट है ना, जो मेल कैटेगरी वाले कैंडिडेट है और जनरल ओबीसी में आते हैं, है ना, वो उसको लगेगा 500 रुपये फ़ीस लगेगा। और साथ में जो क्या बोला गया है इसमें पीडब्ल्यूडी है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, एक्स सर्विसमैन है और क्या बोल रहा है एससी एसटी माइनॉरिटी के कम्युनिटी वाले हैं और इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास और ईडब्ल्यूएस ऐसे वाले कैंडिडेट्स हैं तो उनको 250 रुपये फ़ीस लगेगा दोस्तों, उनको 250 रुपये फ़ीस लगेगा। और ये जो फ़ीस है दोस्तों अगर आप पेपर दिलाते हैं, है ना, तो पेपर दिलाते हैं तो आपको क्या करेंगे, 100 रुपये चार्ज काट के आपको 400 रुपये आपको वापस आपके अकाउंट में आ जाएगा दोस्तों, है ना। तो इसलिए इसमें बैंक अकाउंट नंबर भी आपको पूछा जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों ईबीसी जो बोल रहे हैं इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास क्या होगा, तो इसमें भी बताया गया है दोज हुज एनुअल फैमिली इनकम इज़ लेस देन 50,000। तो जिनका फैमिली इनकम क्या हो रहा है दोस्तों, जिनका फैमिली इनकम 50,000 से कम है, 50,000 से कम है वो लोग क्या आएंगे, किस में आएंगे, उन लोग ईबीसी में आएंगे दोस्तों, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास में आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे और नीचे आते हैं दोस्तों, अब देखिए दोस्तों इसमें रिजर्वेशन कैसा दिया गया है। तो रिजर्वेशन दोस्तों इसमें 2 टाइप का रिजर्वेशन है। इसमें एक होता है दोस्तों आपका वर्टिकल रिजर्वेशन, है ना, तो वर्टिकल रिजर्वेशन दोस्तों आपका जो एससी एसटी और ओबीसी कैंडिडेट के लिए है वो आपका, और साथ में आपका ईडब्ल्यूएस है ना, ईडब्ल्यूएस है तो इनको मिलेगा वर्टिकल रिजर्वेशन। और जो फीमेल वगैरह रहते हैं, है ना, और हैंडीकैप्ड रहते हैं उनको मिलता है दोस्तों हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, ठीक है, तो उनको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया जाएगा।
तो ये रिजर्वेशन कैसे होता है, वर्टिकल रिजर्वेशन, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। आप लोग उस वीडियो में आप लोग को मैं क्लियर कर दूंगा कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन कैसा होता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं एक और क्लास रहता है EWS, है ना, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। तो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में क्या आएंगे दोस्तों, कौन से लोग आते हैं, तो ऐसे लोग आते हैं। तो इसमें क्राइटेरिया दिया है दोस्तों। तो ऐसे लोग आते हैं जिसमें क्या रहता है, जो 5 एकड़ ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एंड अबोव, जिनका 5 एकड़ रहेगा, है ना, खेत, और ये फिर उससे ज़्यादा रहेगा, और जिनके पास 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा की ज़मीन रहेगी, और रेसिडेंशियल प्लॉट 100 स्क्वायर फीट यार्ड एंड अबोव इज़ नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटी, मतलब नगर निगम को नोटिफाई रहेगा, या फिर रेसिडेंशियल प्लॉट 200 स्क्वायर फीट यार्ड का, है ना, जो नोटिफाई रहेगा म्यूनिसिपैलिटी को। तो ऐसे लोग दोस्तों, ऐसे लोग क्या बोल रहे हैं, तो ऐसे लोग दोस्तों EWS में नहीं आएंगे, है ना। तो मतलब कि कहने का मतलब ये हो गया कि उनका 5 एकड़ से कम होना चाहिए ज़मीन, 1000 स्क्वायर फीट से कम के ज़मीन में वो रह रहे हो, है ना, और उनके पास जो और अक्सर रेसिडेंशियल प्लॉट और होगा वो भी 100 स्क्वायर यार्ड या 200 स्क्वायर यार्ड से थोड़ा कम होना चाहिए, है ना। और उनका एनुअल इनकम में क्या होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे 8 लाख, है ना। तो एनुअल इनकम 8 लाख से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, है ना, 8 लाख से कम होना चाहिए, तब वो लोग क्या आएंगे, EWS में आएंगे, ठीक है। तो दोस्तों क्लियर हो गया EWS और EBC, है ना। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अपन नीचे आते हैं, इसमें एक्स सर्विसमैन के बारे में भी बताया गया है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे है अपना डिसेबिलिटी। तो डिसेबिलिटी में क्या क्या आता है, डिसेबिलिटी के भी बहुत सारे क्राइटेरिया है इसमें। तो डिसेबिलिटी में है इसमें पहला तो दोस्तों फिजिकल डिसेबिलिटी है। तो फिजिकल डिसेबिलिटी में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, जैसे जिनके हाथ पैर नहीं है ना, जो लोकोमोटर में आते हैं, फिर जो अंधे हैं, गूंगे बहरे, है ना, ड्वार्फिज्म मतलब कि बौनापन, और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, और एसिड अटैक विक्टिम मतलब कि जिनके ऊपर एसिड से अटैक किया गया है, ये सब लोग भी आप अब इसमें क्या आएंगे दोस्तों, फिजिकल डिसेबिलिटी के अंतर्गत आएंगे, है ना। और दोस्तों साथ में मेंटल वाले तो है दोस्तों, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जिसको सीखने में कोई समस्या है ना, मेंटल बिहेवियर जिनका थोड़ा ठीक नहीं है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ये सब को आजकल डिसेबिलिटी में लिया गया है। और साथ में दोस्तों ब्लड डिसऑर्डर, है ना। तो ब्लड डिसऑर्डर के कारण भी अगर शरीर में कुछ दिक्कत आ रही है दोस्तों, है ना, जैसे ब्लड डिसऑर्डर के कारण, जैसे मान लेते हैं उसका हाथ में, पैर में या शरीर में किसी टाइप से कुछ कमी दिखाई दे रही है ना, तो उसको भी क्या किसमें विकलांग की श्रेणी में लिया जाएगा। तो इसमें हीमोफीलिया को ऐड किया गया है, थैलेसीमिया। तो हीमोफीलिया और थैलेसीमिया दोनों में दोस्तों खून की बहुत कमी हो जाती है ना। जो पेशेंट होता है उसको क्या करना पड़ता है, जैसे 15 दिन हो गया या फिर 30 दिन, इसके अंतराल में क्या करना पड़ता है, ब्लड चढ़ाते रहना पड़ता है ना। और साथ में सिकल सेल डिसीज़, तो सिकल सेल भी दोस्तों एक ब्लड डिसऑर्डर ही है, उसमें भी खून की कमी हो जाती है। तो उसमें भी अगर कुछ उसके कारण शरीर में अगर कुछ कमजोरी है तो दोस्तों बिल्कुल वो भी आपका फिजिकल डिसेबिलिटी में आएगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे लोग को देखिए स्क्राइब, है ना, जैसे जिनको कुछ बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है लिखने में, पढ़ने में, तो ऐसे लोग को स्क्राइब दिया जाएगा दोस्तों। स्क्राइब की सहायता से वो लोग क्या कर सकते हैं, अपना पेपर बना सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब चलिए अपन नीचे आते हैं। और अब देखिए दोस्तों रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस देखिए दोस्तों, CBT टेस्ट होगा एक, है ना, और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके बाद DV होगा, और उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा दोस्तों। ये 4 चीज़ होगा, है ना। तो एक CBT होगा, PT होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिर DV के लिए बुलाया जाएगा आपका, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा दोस्तों। और दोस्तों CBT कैसे होगा, 90 मिनट का ड्यूरेशन है दोस्तों। यहाँ पे देखिए 90 मिनट रहेगा आपके पास, है ना, जिसमें क्या है, जनरल साइंस में 25, मैथमेटिक्स 25 नंबर का, रीजनिंग आपका 25 नंबर का, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस आपका 20 नंबर का आएगा दोस्तों। टोटल आपका 100 नंबर का होगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों नेगेटिव मार्किंग आपका इसमें 1/3, है ना। तो आपका 1 नंबर है, और अगर वो 1 नंबर का एक क्वेश्चन है, अगर वो गलत हो जाता है तो आपका 1/3 मतलब कि 0.33 नंबर आपका काटा जाएगा दोस्तों,
ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे नीचे आते हैं, अब देखें सिलेबस। तो दोस्तों यहाँ पे सिलेबस भी दिया हुआ है, सिलेबस आप रीड कर सकते हैं। तो मैथमेटिक्स इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों इसमें देखिए मैथमेटिक्स में आपका नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, ये सब दिया हुआ है, एलसीएम एचसीएफ रेशियो है ना, मेंसुरेशन है, टाइम वर्क है। तो ये तमाम चीज़ें इसमें दी हुई है दोस्तों, इसको पढ़ लेना। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस ही पूछा जाएगा दोस्तों, इसमें भी पूरा बता दिया गया है। उसके बाद आपका है जनरल साइंस। जनरल साइंस दोस्तों आपका 10th स्टैंडर्ड, देखिए 10वीं तक आप जब पढ़ते हैं विज्ञान, है ना, वही विज्ञान आपका पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर। तो इसमें दोस्तों इसमें आपका क्या पूछा जाएगा, करंट अफेयर में साइंस टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट, कल्चर, पर्सनालिटीज़, है ना, मतलब कि जो बड़े बड़े जो अपने पर्सनालिटी है, जैसे कि भगत सिंह हो गए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनके बारे में पूछा जा सकता है ना। इकोनॉमिक्स से पूछा जाएगा, पॉलिटिक्स से, और सब्जेक्ट ऑफ इम्पोर्टेंस, तो ये सब पूछा जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए सिलेबस के लिए मैं एक अलग से वीडियो और बना दूंगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या होगा। तो यहाँ पे दोस्तों जो मेल कैंडिडेट है ना, मेल कैंडिडेट को क्या बोला गया है, शुड बी एबल टू फिट लिफ्ट कैरी 35 kg। तो इनको 35 kg का एक वेट उठाना पड़ेगा, और उसको उठा के दोस्तों 100 मीटर तक आपको चलना पड़ेगा। और कितने टाइम में दोस्तों, 2 मिनट में, है ना, 2 मिनट के भीतर में 35 किलो का वेट उठा के आपको 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। और दूसरा साथ में यह करना पड़ेगा दोस्तों 1000 मीटर, 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर आपको दौड़ लगाना पड़ेगा दोस्तों, 4 मिनट 15 सेकंड आपको टाइम दिया गया है, ठीक है दोस्तों। और वहीं फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या है, तो फीमेल कैंडिडेट के लिए दोस्तों 20 किलो उठाना है उनको, है ना। तो 20 किलो उठाना है उनको, और उनके लिए भी वही है 100 मीटर ही रहेगा, 2 मिनट, है ना, 2 मिनट में 100 मीटर उनको भी चलना है, लेकिन वेट कम कर दिया गया है, उनके लिए 20 किलो रहेगा। और जो 1 किलोमीटर का जो दौड़ लगाएंगे उन लोग, उनके लिए उसको टाइम ज़्यादा दिया गया है, 5 मिनट और 40 सेकंड दिया गया है दोस्तों, है ना, 40 सेकंड उनका टाइम दिया गया है। अब देखिए दोस्तों प्रेग्नेंट फीमेल कैंडिडेट, तो जो प्रेग्नेंट हो गए हैं दोस्तों, उनको शायद वो अगर उनका अपना रीज़न बताते हैं कि वो प्रेग्नेंट है, तो उस समय वो फिजिकल नहीं दे पाए हैं, तो उनको उसके बाद में एक और मौका दिया जाएगा। ये उसमें लिखा हुआ है दोस्तों 6 वीक, है ना, 6 सप्ताह का एक और टाइम दिया जाएगा। तो इसको आप लोग और डिटेल में पढ़ लेंगे यहाँ से। उसके बाद डीवी होगा दोस्तों, डीवी के बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन दोस्तों नॉर्मलाइजेशन आपका ये होता है कि सीबीटी में जब आप सीबीटी टेस्ट देंगे, है ना, तो सीबीटी टेस्ट में मान लो 2 लोग का तो अलग अलग में दिए हैं दोस्तों। जैसे एक मान लो मॉर्निंग शिफ्ट में दिया है, और एक दोपहर वाले शिफ्ट में पेपर दिला रहे हैं, है ना। तो जो मॉर्निंग शिफ्ट वाला बंदा है दोस्तों, वो मान लो 70 पा रहा है, और दोपहर वाला भी 70 पा रहा है। लेकिन ये हार्ड था दोस्तों, ये पेपर मान लो मॉर्निंग शिफ्ट वाला हार्ड हो गया, ये थोड़ा ईजी होगा। तो इसको इक्वलाइज़ करने के लिए दोस्तों उन लोग नॉर्मलाइजेशन करते हैं, रेलवे वाला, ये उनका मेथड है दोस्तों। तो जो इजी रहेगा उनका नंबर बढ़ के आ जाता है दोस्तों, ठीक है। जो इजी रहता है उनका नंबर नॉर्मलाइजेशन में कम भी हो सकता है, और हार्ड वाले का दोस्तों इसमें नंबर बढ़ता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो अगर इसमें और आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं एक अलग से और वीडियो बना दूँगा इसमें। अब देखिए हाउ टू अप्लाई, तो कैसे अप्लाई करना है, तो आपको आरआरबी के साइट में जाना है। जिस भी जोन से आप भरना चाहते हैं, तो जैसे बिलासपुर से भरना है तो आरआरबी बिलासपुर में जाइए आप बिल्कुल, और वहाँ जाके ओपन कीजिए फॉर्म को। उसके बाद फिर जो भी जानकारी पूछा जाएगा वो जानकारी भरिए, है ना, अपना एजुकेशनल डिटेल, पर्सनल डिटेल, एजुकेशनल डिटेल, वर्क एक्सपीरियंस कहीं है कि नहीं। उसके बाद देखिए दोस्तों फ़ोटो का एक मैं बता देता हूँ, फ़ोटो और सिग्नेचर जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ़ोटो इसमें बोला गया है कि फ़ोटो 35x45 mm और 320x240 पिक्सल में होना चाहिए, ठीक है दोस्तों यहाँ पे। और 100 dpi उसका रिजोल्यूशन होना चाहिए, और 50 से 100 kb का साइज़ होना चाहिए, यानी 50 से
100 KB का फ़ोटो आपको बनाना पड़ेगा। और साथ में दोस्तों ये बोला गया कि उसका जो बैकग्राउंड है दोस्तों वो क्या होना चाहिए, वाइट होना चाहिए, है ना। मतलब कि जब आप फ़ोटो खिंचाएंगे पासपोर्ट साइज़ का तो उसका जो पीछे का बैकग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो वाइट बैकग्राउंड में आप लोग खिंचाना, कलर बैकग्राउंड रहेगा तो अपलोड नहीं हो पाएगा। उसके बाद दोस्तों आप सिग्नेचर अपलोड करना है तो सिग्नेचर में भी देखिए, सिग्नेचर आपको कैसे करना है। आपको वाइट पेपर लेना है और वाइट पेपर विथ ब्लैक इंक पेन ओनली, मतलब कि केवल काले पेन से ही, नीले पेन से दोस्तों आप साइन नहीं करेंगे। वाइट पेपर में आपको ब्लैक पेन से साइन करना है। और सिग्नेचर मस्ट बी रनिंग लेटर, है ना, रनिंग लेटर में होना चाहिए। ब्लॉक लेटर में कोई भी साइन नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो वो आपका अमान्य हो जाएगा। उसके बाद उसका 100 dpi का रिजोल्यूशन होना चाहिए। 50 mm और 20 mm का उसका डायमेंशन बताया गया है। 140 बाई 60 पिक्सल का फ़ोटो होना, सिग्नेचर होना चाहिए। और 30 और 50 KB उसका साइज़ होगा दोस्तों। 30 से 50 KB के बीच का आपका सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है। और दोस्तों तो आपका DPI कैसे आएगा दोस्तों, मतलब कि उसमें डायमेंशन कैसे आएगा। तो डायमेंशन के लिए दोस्तों देखिए, आप क्या करना है, एक बॉक्स बना लेना। इसके लिए मैं